अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। इस वक्त अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में दोपहर के कोई 3:15 बजे का वक्त है और पाकिस्तान में इसी तरह से 1:15 या उससे ज़्यादा का वक्त है। गुज़िश्ता 24 घंटे की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे अगर आप नज़र दोहराएं और आप लोग सब महसूस करेंगे कि इस वक्त एक गैर यकीनी की सस्पेंस की सी कैफियत है, एक लल है जिसमें किसी को ठीक तरह से ये नहीं पता और सब लोग ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो फैसला आया है, उस फैसले की जो स्पिरिट है, उसकी जो शक्ल है, जिस तरह से फैसला बज़ाहिरन देखने में लगता है, उसे पीडीएम की पीएमएलएन लेड, पीएमएलएन कंट्रोल्ड हुकूमत जो है वो इसे अमली जामा नहीं पहनाना चाहती और वो इलेक्शन जल्दी नहीं करवाना चाहती। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शंस को मज़ीद किस बहाने से, किस हीले से, किस तरीके से, क्या हिकमत अमली, क्या स्ट्रेटजी होगी जिसके ज़रिए इलेक्शन को लटकाया जा सकता है। और जब वो हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लीगल कम्युनिटी और पीटीआई उस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। यही एक प्रिंसिपल इशू है जिसका मैं एनालिसिस आपके सामने लेकर आऊँगा। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब की गिरफ्तारी के बाद रिहाई होना, उनके जो इमेजेस रिलीज़ हुए उसकी आइकॉनिक सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरह से इसने एक पूरे सियासी माहौल को चेंज किया है, उस पर भी कुछ कमेंट्स मैं ऑफर करूँगा। और फिर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा द सोल्जर स्पीक्स ने जो क्लेम किया है कि बड़े हाईएस्ट लेवल पे इमरान खान के कत्ल की एक सेकंड असैसिनेशन अटैम्प्ट जो है उसकी परमिशन दे दी गई है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर बहुत ब्रीफ में आखिर में कमेंट करूँगा। लेकिन इन सब चीज़ों पे कमेंट करने से पहले, इनका एनालिसिस करने से पहले, मैं एक इंटरनेशनल सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसकी पाकिस्तान में, जिसके हवाले से ना कोई दिलचस्पी है, ना कोई ख़बर है, ना कोई बहुत इंटरेस्ट पाया जाता है, ना उस पर कोई डिस्कशन हो रही है। लेकिन ये इंटरनेशनल सिनेरियो इस किस्म का है जो पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर भी रहा है और फ्यूचर में ज़्यादा इफ़ेक्ट भी कर सकता है। गुज़िश्ता 7-8 दिन की दो की डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। दोनों हिंदुस्तान में हुई हैं लेकिन दोनों इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की डेवलपमेंट्स हैं। पहले तो G20 के फाइनेंस मिनिस्टर का समिट हुआ हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में, जिसे हम उर्फ़ आम में बेंगलोर भी कहते हैं। और फिर दूसरा गुज़िश्ता 24 घंटे में फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट हुआ न्यू दिल्ली के अंदर, दोनों G20 के। हिंदुस्तान में होने की वजह यह है कि इस साल G20 की जो रोटेटिंग रिवॉल्विंग प्रेसिडेंसी है वो हिंदुस्तान के पास है। हिंदुस्तान खुद बहुत मुश्किल सिचुएशन में है बिकॉज यूक्रेन की जंग के साथ हिंदुस्तान के बहुत पुराने रवाबित, स्ट्रेटिजिक डिफेंस रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र रिलेशनशिप जो हैं वो रशिया के साथ हैं। और जब से यूक्रेन की जंग हुई है, हिंदुस्तान ने कहीं हल्का फुल्का कंडेम तो ज़रूर किया है जंग को, जैसे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये जंग का समा नहीं था, ये जंग का वक्त जो है मुनासिब नहीं था। लेकिन ओवरऑल हिंदुस्तान ने खुल के, जिस तरह से अमेरिका और उसके इत्तेहादी मगरब चाहता है, कंडेम नहीं किया रशिया को। और वो रशिया से ग्रेन भी, ग्रेन तो शायद पता नहीं कितना ले रहा है, लेकिन ऑयल और गैस वगैरह जो है वो ले रहा है। जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई सैटरडे, पिछले सैटरडे को जो गुजर गया बेंगलुरु में, वहाँ पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की बहुत बड़ी कोशिश थी कि किसी तरह से हिंदुस्तान को और चीन को मजबूर किया जाए ताकि एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है ऐसी आ सके जिसमें रशिया को कंडेम किया जाए, इस हवाले से कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस है और जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, उसका प्रिंसिपल वजह यह है कि अमेरिका के ऊपर ख़ुद तो इतना प्रेशर नहीं है इस जंग का, यूक्रेन का फाइनेंशियल, क्योंकि अमेरिका ने ख़र्चा बहुत किया है इस जंग की खातर। यूक्रेन की सारी जंग को प्रिंसिपली तौर पर अमेरिका ही फाइनेंस कर रहा है और फाइनेंस करवा भी रहा है। लेकिन यूरोप के अंदर, ख़ास करके जर्मनी में, फ्रांस के अंदर और बरतानिया के अंदर इसका जो इकनॉमिक इम्पैक्ट है यूक्रेन की जंग का, वो बहुत सवियर है। और जो वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स मसलसल सामने आ रही हैं G20 के समिट पर रखी भी गई हैं, उसमें यह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, नाम पाकिस्तान का नहीं लिया गया लेकिन और बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ का वहाँ पर नाम लिया गया, उनकी सिचुएशन जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है, जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो IMF की डिसीजन मेकिंग पे, वर्ल्ड बैंक के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए, जितना भी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर है। कोशिश ये की गई कि कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें ये कहा जा सके कि रूस इसके लिए ज़िम्मेदार है और रशिया का प्रेसिडेंट जो है इसके लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो समिट हुआ बेंगलुरु में, वहाँ पे चीन ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान की भी रजामंदी नहीं थी क्योंकि इंडिया वाज मोर डिप्लोमेटिक। हिंदुस्तान की कोशिश इन दोनों फोरम्स में ये थी कि कोई चीन के ख़िलाफ़ तो पोजीशन ली जाए किसी तरह से, लेकिन रशिया के ख़िलाफ़ इतनी पोजीशन ना ली जाए। तो एक डेडलॉक रहा बिटवीन चाइना, बिटवीन रशिया। और फिर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उसमें एक
कुछ 10-12 मिनट का हीटेड एक्सचेंज भी हुआ अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं टोनी ब्लिंकन और सर्जी लेवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उसकी साइडलाइंस में। हालांकि कहा यह था अमेरिकन ने कि हम तो रशियंस की शक्ल नहीं देखना चाहते, ना रूसियों से हम मिलेंगे ना चीन से मिलेंगे। और चीन के ऊपर जो नया मुकदमा अमेरिका का वो ये है कि चीन ने स्पाई बैलून्स को यूज़ किया। आपने शायद आपके कानों में ये बात पहुंची हो कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले एक बैलून जो था उसको अल्टीमेटली ईस्ट कोस्ट के ऊपर शूट डाउन किया गया, लेकिन उतनी देर तक वो वेस्ट कोस्ट से आके 44,000 फुट की बुलंदी से परवाज़ करता हुआ पूरा अमेरिका उस बैलून ने क्रॉस किया। चीन का ये कहना है कि ये वेदर रिसर्च के बैलून हैं। अमेरिका का ये इल्ज़ाम था कि ये स्पाई बैलून है। मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि ये वेदर बैलून ही है और अमेरिकन ने इसको बहुत ज़्यादा ब्लो अप किया। और उसके बाद 2 और भी बैलून मार गिराए हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ के थे। और अमेरिका में सूरत हाल इस किस्म की थी यहाँ पे टेंशन की कि यहाँ पर मतलब चूतिए सारी दुनिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो बंदूकें लेकर, टेलीविज़न में नज़र आ रहा था कि नीचे से बंदूकें लेकर ऊपर कह रहे थे कि हम चीन का बैलून जो है वो मार देना चाहते हैं। हालांकि बैलून 40,000 पे था तो ज़ाहिर है नज़र तो नहीं आ रहा था कि उसको कोई बंदूक या किसी भी तरीके से मारा जा सकता था और बड़ी टेंशन थी यहाँ पे। तो बहरहाल वो सारी टेंशन जो हैं वो इस वक्त सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जहाँ चीन के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि चीन कंडेम नहीं कर रहा और चीन रूस की मदद भी कर रहा है। वैसे अगर आप अमेरिकन पब्लिकेशंस को देखें, ख़ास करके फॉरेन पॉलिसी को बहुत से अमेरिकी अखबारात में, तो वहाँ मसलसल हेडलाइंस इस किस्म की लगती हैं कि पुतिन जो है उसकी तमाम सियासत ख़त्म होने वाली है और हालात ऐसे हो चुके हैं यूक्रेन की जंग में रशिया को जिस किस्म की नाकामी हुई है उसके नतीजे में प्रेसिडेंट पुतिन कैन फॉल ऑन हिज फेस। तो उसकी रशिया के अंदर भी उसकी पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो इन व्यू ऑफ दिस, चूँकि इतना ज़्यादा ये असर्ट किया जाता है, मैंने कुछ जो यूरोपियन एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के अंदर, प्रॉपर मेन स्ट्रीम अमेरिकन, उनसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड ये पूछा कि जो कुछ कहा जा रहा है मतलब अमेरिकन पब्लिकेशंस में, इसमें कितनी हकीकत है। तो उन्होंने मुझे कहा इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आयरनी ये है कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ द यूक्रेन जंग रशियन पॉलिटिक्स के ऊपर और उस पूरे खत्ते की जो पॉलिटिक्स है उस पर प्रेसिडेंट पुतिन का जो डिक्टेटोरियल होल्ड है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। सो रशिया बहुत बुरी तरह से एक चैलेंज प्रेजेंट कर रहा है इस वक्त अमेरिका और उसके एलाइज को। दूसरी तरफ चीन, जिसको सप्रेस करने और उससे ट्रेड कम करने और ट्रेड डिपेंडेंस को कम करने के लिए गुज़श्ता कई बरस से शोर मचा हुआ था, 3-4 बरस से ट्रंप प्रेसिडेंसी के बाद से, कि हमने अपना बायलैटरल ट्रेड और ट्रेड डिपेंडेंस जो है वो चीन पे कम करनी है। और लोग समझते हैं कि शायद कम हो गई है, जिस तरह से हवावे और उसके खिलाफ बहुत से एक्शन लिए गए हैं। नेट इफेक्ट ये है कि 2022 के आखिर के जो फाइनेंशियल बायलैटरल ट्रेड के एदाद व शुमार अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इशू किए हैं, ये अमेरिका की जो सेक्रेटरी, जो ट्रेड मिनिस्ट्री कह लें उसको, कॉमर्स मिनिस्ट्री कहते हैं उसको, ट्रेड सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी के लेवल पे, उससे ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट बायलैटरल ट्रेड अमेरिका और चीन का अनप्रेसिडेंटेड बढ़ा है इसी टाइम पीरियड में। और अब वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट $700 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है अमेरिका और चीन के दरमियान में। और दूसरी तरफ चीन के अगर, तो इस वक्त अमेरिका जो है वो चीन का सबसे तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहला ट्रेडिंग पार्टनर आसियान का ग्रुप है, जिसके अंदर पूरे एशियन कंट्रीज़ जो चीन के रिम के अंदर पाए जाते हैं, आसियान वो पहला ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसका ऑलमोस्ट 1000 बिलियन, $1 ट्रिलियन के करीब, $975 बिलियन इन एक्सेस उनका बायलैटरल ट्रेड है आसियान कंट्रीज़ का चीन के साथ। दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो यूरोपियन यूनियन है। जहन में रखें जो मैं चीज़ कह रहा हूँ, इसको फिर इसको देखें टेंशन को, और उसका $800 बिलियन से ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड है चीन के साथ। तीसरा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका है, जिसका बायलैटरल ट्रेड जो है वो $700 बिलियन के करीब है। 13th या 14th नंबर के ऊपर हिंदुस्तान आता है, चौथे नंबर पे पता नहीं कहीं ताइवान आता है, कोई और आता है, 5वें दरमियान में जापान आता है। तो जितना वो सारा सिस्टम है जो चीन का रास्ता रोकना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह से चीनी मसनूआत के ऊपर, चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका जहाँ मैं हूँ और बहुत ज़्यादा स्टोर्स में जाने का मौका मिला, जो सबसे बड़ा अमेरिका का रिटेल स्टोर है वो वॉलमार्ट जो है, वहाँ तकरीबन ऐसा लगता है कि 70, 75, 80% चीज़ें जो हैं जो वहाँ बिक रही हैं और बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसेस के अंदर चाइनीज़ गुड्स यहाँ बिक रही हैं। सो जो अमेरिकन कंज्यूमर है उसकी जो एबिलिटी है अपने अपार्टमेंट और घर को भरने की, प्लास्टिक की चीज़ों से, कपड़ों से, फर्नीचर से, हर किस्म की जो चीज़ है, यानी जो मैंने जिस टेबल के ऊपर इस वक्त अपना लैपटॉप रखा है ये भी चाइना का बना हुआ है, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ ये भी चाइना की बनी हुई है, जो लैपटॉप और कंप्यूटर हैं उसका सारा हार्डवेयर जो है वो चीन से बन के आ रहा है,
लाइसेंस दिए हुए अमेरिकन कंपनीज ने। सो अमेरिका जो कुछ कंज्यूम कर रहा है और जिसकी वजह से अमेरिकन कंज्यूमर, एक आम अमेरिकन आदमी जो है, उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी की ख़रीद सकता है, उसकी वजह ही वो चाइना की फैक्ट्री है, दुनिया की एफिशिएंट फैक्ट्री है जो चीन ने लगाई हुई है। तो एक तरफ चीन का रास्ता रोकना है, जिससे ख़तरा है कि चीन थ्रेटन कर रहा है और चीन रशिया के साथ खड़ा है और रशिया यूरोपियन सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है, और दूसरी तरफ से वो चीन है जिसके बगैर दुनिया की इकॉनमी जो है वो चल नहीं सकती। और ये झगड़ा खासी देर से चल रहा है। जब 2020 में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान में भी बहुत अहद व पैमान किया गया कि हम तो अपनी सारी ट्रेड डिपेंडेंस ख़त्म कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पर भी कुछ हो नहीं सका, और शायद वो ट्रेड डिपेंडेंस या फिगर्स उसके जो हैं पहले से ज़्यादा बढ़ गए। और आपने देखा ही अभी किसी को, अगर आप देखें कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन चाइनीज़ एंड इंडियंस, तो लगता ही नहीं है कि ये वही चीन और हिंदुस्तान है जिन्होंने अहद व पैमान किया था। चीन ने तो किया ही नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से तो बहुत ज़्यादा कहा गया था, बड़ी नफ़रत का इजहार किया गया था इन द समर ऑफ 2020। सो ये क्राइसिस ऐसा है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, और इसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की एक्सपेक्टेशन है कि यू आर आइदर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। जो डेस्परेशन बढ़ती चली जा रही है, ये आपके नॉलेज में होगा कि पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला दे रहा है, कुछ लिमिटेड किस्म का एक स्मॉल वेपन जो है, और वो पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उसका आगाज़ किया था, उसका इनिशिएटिव लिया था। फिर कुछ हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने ऑफिशियली तौर पे कहा कि ये झूठ है, बहतान है, ये बकवास है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि वाशिंगटन के डिप्लोमेटिक, ये जो सिक्योरिटी सर्कल्स हैं जहाँ आपकी गपशप लगती है, वहाँ सभी लोग, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज़ जो अमेरिका के कहने में, और जनरल बाजवा ने ये डिसीजन लिया था, पाकिस्तान भी वेपन सप्लाई करता है यूक्रेन को। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इसका अभी भी ताल्लुक है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ, उसके एक्सटर्नल रिलेशनशिप के साथ, और ख़तरा ये है कि फ्यूचर में ये सिचुएशन जो है ये ज़्यादा बढ़ भी सकती है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई अदराक नहीं है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं उस मीटिंग में शामिल था जब द देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फरवरी में 22 तारीख थी, मेरा ख्याल है 22 थी उस वक्त, या 21 थी, जब वो रशिया जा रहे थे, तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल की जिसमें शायद दो ही, नसीम जहरा साहिबा थी और मैं था, या इम्तियाज़ गुल थे, उसके अलावा इम्तियाज़ गुल थे, यस। तो उसके अलावा हम दो तीन के अलावा कोई और मीडिया में से लोग नहीं थे। उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जिनका फॉरेन पॉलिसी के अंदर बड़ा डीप प्रोफेशनल इंटरेस्ट था। वहाँ पर पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर्स, एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज, जितने एक्टिंग फॉरेन सर्विस के लोग थे वो मौजूद थे, कुछ मिलिट्री के लोग भी थे रिटायर्ड, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की टीम थी। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा था जिसको ये परेशानी थी कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग हो सकती है, जिसने एक दो दफ़ा ये क्वेश्चन उठाया कि अगर ये जंग हो गई और ये जंग हो सकती है, ये क्राइसिस मोमेंट है। वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। बाकी जितने भी पाकिस्तानी थे उनके जहनों में बिल्कुल भी ये खदशा नहीं था, कोई परेशानी उनको ख़ास इसकी नहीं थी, क्योंकि उनके जहन ये थे कि हमारा इस यूरोपियन जंग से, उनके बिल्कुल मासूमाना सा इनोसेंट उनका व्यू था कि हमारा इस जंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हमारा तो बेसिकली ये है कि हम इस स्टेज पे अगर नहीं जाएंगे रशिया, तो हम प्रेसिडेंट पुतिन को और रशियन फॉरेन ऑफिस को नाराज़ करेंगे, और वो ये 1951 का रीप्ले हो जाएगा, तो वी मस्ट एक्चुअली गो, और अमेरिकन को हम अपनी एक्सप्लेनेशन वगैरह बाद में देते रहेंगे। ये मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि किसी को पाकिस्तान में ना इसमें इंटरेस्ट था, ना इसके बारे में कोई उनकी फोरसाइट थी, कोई था कि क्या होगा। लेकिन इस वक्त जो वेस्टर्न सिस्टम है उसमें रशिया और चाइना के हवाले से और यूक्रेन की जंग के हवाले से प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और ये प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। सो मच हो कि मुझे एक मीडिया पर्सन ने कहा कि पाकिस्तान की ख़बरें तो यहाँ इसलिए भी नहीं हम लगा सकते कि हमें ये असेसमेंट करनी पड़ती है कि अगर हम 5, 10, 15 मिनट पाकिस्तान पे लगाएगा कोई टेलीविज़न एंकर पर्सन या प्रोग्राम या चैनल, तो उसकी रेटिंग फॉल कर जाएगी। रेटिंग सारी जो है वो या तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, इलेक्शन में कौन कौन आ सकेंगे सामने, या फिर ये है कि यूक्रेन का क्या होगा, रशिया का क्या होगा, पुतिन का क्या होगा। फॉरेन पॉलिसी के हद तक तो सारा फोकस जो है वो रशिया और चाइना के ऊपर है। तो ये एक बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहता था, इसको माइंड में रखिए। अब आते हैं हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ। वहाँ पहली जो चीज़ है, बड़ी पॉजिटिव खबर जो पिछले 18 घंटे में हुई कि जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, जिनको इंतहाई नाजायज़ तौर पे ना हक, ये वन ऑफ द, यानी अरेस्ट तो जितने भी किए गए हैं 10 माह में, 10-11 महीने में, वो सारे के सारे फजूल बुनियादों पे किए गए, लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक वाहियात किस्म का अरेस्ट था। और ये पहला अरेस्ट है
जिसमें अदालत ने खड़े खड़े केस ही डिस्चार्ज कर दिया। यानी इससे पहले जितने अरेस्ट हैं आप देख रहे हैं, खा वो इमरान खान के ऊपर मुकदमे हों या डॉक्टर शहबाज गिल पे हों या बेचारे पुअर इमाद यूसुफ जो हैं डायरेक्टर न्यूज़ हैं ARY के, मतलब वो भी एक इंतहाई वाहियात मुकदमा है जिसका ना कोई सर ना पैर है। कि आपने कमेंट किए हैं डॉक्टर शहबाज गिल ने कमेंट करने नहीं थे, वो ढूंढ रहे थे फवाद चौधरी को, फवाद चौधरी उनको मिला नहीं उस वक्त प्रोग्राम में, खाबर और मेरे ख्याल अरशद शरीफ शहीद वहाँ बैठे हुए थे। और वो लोग मुझे खुद बताया ARY वालों ने, खाबर ने शायद मुझे बताया था, खाबर घुमन ने, कि ढूंढ रहे थे फवाद चौधरी को, लेकिन उस दिन आई थिंक पता नहीं अशूरा था क्या था, मोबाइल फ़ोन बंद थे इस्लामाबाद के एरिया में, और बेचारा डॉक्टर शहबाज गिल उनको लैंडलाइन पे बैठा मिल गया और शहबाज गिल से उन्होंने कमेंट ले लिया। शहबाज गिल ने उसमें लंबी मतलब कहानी कर दी, जो भी बोला उन्होंने लंबा बोला, लेकिन उसके खाते में उन्होंने इमाद यूसुफ के ऊपर भी मुकदमा बनाया हुआ। और इसी हफ्ते पिछले 3-4 दिन पहले जो पिटिशन की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमाद यूसुफ ने एज डायरेक्टर न्यूज़ ARY, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। यानी अभी तक इमाद यूसुफ के ऊपर केस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और ये इंतहाई वाहियात केस है। मैं कोशिश करूँगा कि इस केस की डिटेल्स मज़ीद किसी व्लॉग में मैं शेयर करूँ कि सारे ही केसेस जो हैं गलत बने हैं और इससे पाकिस्तान के निज़ाम को इन केसेस को बना कर ये वो गलती है जिससे, ये वो ब्लंडर है जिससे सिस्टम निकल नहीं पा रहा। लेकिन जनरल अमजद शुएब का जो केस है ये एक एक्सेप्शनल केस था। मैं आपको एक ट्वीट और वो इमेज दिखाता हूँ जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बड़े मैं समझता हूँ कि डीप इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया है। शायद कोई इसको बहुत से लोग समझ ना पाते हों। लेट मी शो एंड स्क्रीन शेयरिंग एंड शो दैट इमेज टू यू। ये देखिए, ये शिफा यूसुफजई जो पाकिस्तान की प्रोमिनेंट TV एंकर हैं, उनका ये ट्वीट है और ये इमेज देखें। ये इमेज बहुत जगहों पे है, ये मैंने इस वक्त मुझे देखें, ये वो इमेज है जहाँ जनरल अमजद शुएब अंदर खड़े हैं, आप देख सकते हैं पीछे उनकी वो रज़ाई, ये नीचे एक मैट है, ये उनके जूते पड़े हैं और ये एक पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल है जिसको बग़ैर किसी वजह के, अब इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अदालत के अंदर जो कमाल कर दिया जनरल साहब ने, वो ये है कि वहाँ उन्होंने जज साहब के सामने ये कहा कि मैंने जो कुछ कहा ना मैं उस पर शर्मिंदा हूँ ना नादिम हूँ और मुझे जब दोबारा मौका मिलेगा तो मेरी यही पोजीशन वहाँ पे होगी। ये बोल्ड स्टैंड उन्होंने रखा है और प्रोसिक्यूशन ने बहुत से आर्गूमेंट दिए कि उनका फोटोग्रामेटिक जो है वो टेस्ट करवाना है। यहाँ एक अजीब कहानी है कि एक आदमी अगर ये कह रहा हो कि मैं जनरल अमजद शुएब हूँ, कहते नहीं पहले वेरीफाई करना है कि जनरल अमजद शुएब है कि नहीं, उसके लिए हमने एक टेस्ट करना है और वो टेस्ट लाहौर से होता है। शुक्र करें वो ये नहीं कहते कि टेस्ट जो है ये मैक्सिको से होगा या दिल्ली से होगा या कहीं और से होगा, यूक्रेन से होगा, लेकिन वो टेस्ट हमने करना है। बहरहाल अदालत ने, ये पहला केस है ऑफ ऑल द केसेस जहाँ सीधा सीधा डिसमिसल हुआ है और डिस्चार्ज हो गया। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव मैं समझता हूँ इस लिहाज से एक डेवलपमेंट हुई है। और ये जो इमेज जो मैंने आपको दिखाया है, इसका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान आर्मी के रैंक एंड फाइल के ऊपर इसका बड़ा डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है। और जनरल साहब की जो बेल की एप्लीकेशन लगी थी आज के दिन में, उसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल्स जो हैं 3 स्टार 4 स्टार वहाँ पे पहुँचे। उसके अलावा और भी सीनियर ऑफिसर थे, यंग ऑफिसर्स भी वहाँ पे पहुँचे और एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है उसको इसके तौर पे महसूस किया गया। इसकी एक और भी इम्प्लीकेशन है जो शायद निज़ाम ने और सिस्टम ने भी महसूस नहीं की। अगर जनरल अमजद शुएब को 80 बरस की उम्र में एक इंतहाई फजूल केस में जिसमें जान नहीं है गिरफ़्तार किया जा सकता है, पाबंदे सलासिल किया जा सकता है, बग़ैर किसी वजह के 3 दिन उनको ला के जेल में रखा जा सकता है और ये सारा कुछ उनके साथ हो सकता है, तो आज से 3 या 4 महीने के बाद यही चीज़ और सूरत हाल जो है वो जनरल बाजवा के साथ भी हो सकती है और जनरल्स के साथ भी हो सकती है। वो भी अब इम्यून नहीं रहे। ये वो थ्रेशोल्ड है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड या क्रॉसिंग द रूबिकॉन, कि जब आप एक दफ़ा वो चीज़ क्रॉस करते हैं, जब जूलियस सीज़र ने दरिया क्रॉस किया था रूबिकॉन जर्मनी में और उसके बाद रोम की तरफ उसका रुख था लेने के लिए, तो वहाँ से ये टर्म थी कि क्रॉसिंग द रूबिकॉन। और उसके बाद फिर जूलियस सीज़र ने नहीं क्रॉस किया रूबिकॉन, बहुत से और भी जो ताला आजमा या डिक्टेटर थे या जनरल थे उन्होंने रूबिकॉन क्रॉस किया रोम के लिए। रोम बार बार ही फतह होता रहा। तो ये सूरत हाल पैदा कर दी है सिस्टम ने अपनी नादानी से, अपनी नासमझी से। अब आपको और भी जनरल आने वाले वक्तों में गिरफ्तार होते नज़र आएंगे और जनरल बाजवा की गिरफ्तारी भी किसी स्टेज में हो सकता है। वो आज सोचते हो कभी भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आपने दागमेल डाली है किसी चीज़ की तो फिर वो रुकती नहीं है। जो आप लोगों के साथ करते हैं अल्टीमेटली वो आपके साथ भी हो सकता है। ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस है, इसको जहन में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन का मैंने जिक्र कर दिया। अब आ जाते हैं हम उस प्रिंसिपल क्वेश्चन की तरफ, और उस प्रिंसिपल क्वेश्चन में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके फ़ौरन बाद विद इन आवर्स पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फरमाया
और उनके साथ और लोग भी शामिल हो गए, अता तारड़ भी थे, मेरे ख्याल मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी फरमाया कि ये डिसीजन दर हकीकत हमारी फ़तह है और ये 3-2 का डिसीजन नहीं है, ये 4-3 का डिसीजन है। बिकॉज जो पिछले 2 डिसेंटिंग नोट लिखे थे 9 मेंबर बेंच ने, जो डिसमिस हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, जो एक्सटेंट हो चुका था, जिसमें अतर मिन्नल्ला और या आफरीदी ने लिखे थे, ऑनरेबल जस्टिस ने, तो उसको इसके साथ मिला के देखना होगा। और ये कन्फ्यूजन पैदा करने में मंदोखेल साहब एंड जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। और मंदोखेल साहब को तो कोई जानता ही नहीं है दुनिया में। उनकी अगर विकीपीडिया में भी देखें तो एक लाइन की एंट्री है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और उनकी कोई प्रोफाइल नहीं है दुनिया में। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह से लोगों को ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको कहा है, बिकॉज जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं ऑनरेबल, उनकी बड़ी इज्जत है। लोग उनका जिक्र कैलिफोर्निया और बर्कले में भी करते हैं, हार्वर्ड में भी करते हैं, कैम्ब्रिज में भी करते हैं। उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत उसको सपोर्ट किया, और लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो पहले तो सुओ मोटो जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है उसकी मुखालफत करेंगे। उसके अलावा इस पूरी प्रोसीडिंग के दरमियान में उन्होंने इतनी लॉजिकल फैलेसीज़ की हैं। पहले वो दरमियान में कहते रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तारीख लेकर आ जाएं, तारीख तो फिर आ जाती तो फिर क्या उस पर वो एग्री करते, और बाद में उन्होंने उस पिटिशन को डिसमिस कर दिया ये कह के कि पिटिशन बनती नहीं है। तो उन्होंने इतनी एक लॉजिकल फैलेसीज़ की हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी, और अगर इस केस के नतीजे में किसी को नुकसान पहुंचा है बहुत ज़्यादा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो उनकी रेपुटेशन को एक बड़ा सीरियस सेटबैक हुआ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, और चूँकि पाकिस्तान में तो जो भी है बेचारा वो कंटेम्प्ट के ही खौफ में मर जाता है। लेकिन कभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे, आई एम श्योर कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उनसे ये सवाल पूछेंगे कि सर आपसे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इस किस्म की इलॉजिकल किस्म की पोजीशन लेंगे। क्यों ली आपने ऐसी इलॉजिकल पोजीशन जिससे आपकी अपनी प्रोफाइल को, आपकी अपनी रेपुटेशन को, साख को, जो आपने गुज़श्ता 20 बरस में इतनी मेहनत से बनाई थी, एज अ वेरी रिस्पेक्टेड lawyer, as a constitutional expert, then a judge on the bench of the Lahore High Court, then a Chief Justice of Lahore High Court, तो उसको आपने डाउन द ड्रेन क्यों फेंका? यहाँ पर एक ऐसी चीज़ क्रिएट करके जिसको आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तेमाल करना था, जिसको हुकूमत वक्त ने इस्तेमाल करना था। लाख आप एक्सप्लेनेशन दें कि दिस वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, कौन मानता है इस चीज़ को कि आपने जो फुटनोट लिखी और कॉन्ट्रोवर्सी पैदा की है कि महज एक एक्सीडेंट था कि विद इन 2-3 आवर्स ऑफ दैट फुटनोट उसको PMLN की गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है, जो इसको कहते हैं एक स्टेटस को पावर है। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट का कहना तो ये है कि ये 4-3 डिसीजन है, हम इसका रिव्यू भी फाइल नहीं कर रहे, किसी को शक है तो जाके कर ले। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेटजी PMLN की ये नहीं लगती। वो जाके सुप्रीम कोर्ट के साथ 18 व्हीलर ट्रक के साथ टक्कर नहीं मारना चाहते, वो इसको चैलेंज नहीं करेंगे। एक्चुअल स्ट्रेटजी उनकी है थ्रू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वंस अगेन अलाउ मी टू शेयर अ स्क्रीन, और मैं वो जो स्क्रीन शेयर करके आपको पढ़ता हूँ थोड़ी सी पेशेंस के साथ, तो आप बड़ी बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि स्ट्रेटजी कहाँ पे लाई करती नज़र आ रही है। ये देखिए, ये बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसोता, बहुत ही रिस्पेक्टेड यंग इमर्जिंग लीगल ब्रेन ऑफ पाकिस्तानी लीगल कम्युनिटी, ये उनका एक ट्वीट है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कासिम गिलानी साहब को। कासिम गिलानी साहब भी शायद कोई वकील होंगे, मुझे नहीं पता कासिम गिलानी कौन है, लेकिन कासिम गिलानी ने क्वेश्चन रेज किया है, और क्वेश्चन मैं उनको पढ़ देता हूँ। Who will interpret what constitutes a barest minimum delay in an election deadline, ECP or the government? This judgment, in my opinion, hasn't solved the problem. It has only made it more complicated. It matters before the court. अब ये उन्होंने नीचे पैराग्राफ प्रोड्यूस कर दिया है, वो जो 13-14 पेज की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, जो वर्डिक्ट है, ये वर्डिक्ट के अंदर डेफिनेटली तौर पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक सुखम, एक कमज़ोरी, एक फ्लेक्सिबिलिटी रख दी है, जिसका PMLN की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं इसको पढ़ता हूँ। इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस द जनरल इलेक्शन टू द पंजाब असेंबली ought to be held on 9th April 2023. The date announced by the President in terms of his order of 20th February 2023. However, we are informed that on account of the delay in the emergence of the date for the holding of the general election, it may not be possible to meet the 90-day deadline stipulated by the Constitution. यहाँ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बहुत कमज़ोरी दिखाई है। उसकी वजह यह है कि जो सारा डिले है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हाउ एवर वी आर इन्फॉर्म्ड दैन ऑन अकाउंट ऑफ द डिले, ये सारा का सारा डिले मसनूई, जाली, मेलाफाइड तरीके से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अपॉइंटेड गवर्नर्स ने ये डिले जो है पैदा किया है।
ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, उसके ऑनरेबल जस्टिस इतने मासूम, इतने नादान, इतने बेखबर तो नहीं है कि उनको पता है कि ये सब कुछ जो है ये बदनीयती से, मेलाफाइड इंटेंशन से पैदा किया गया है। ये कोई अर्थक्वेक नहीं था, ये कोई फ्लड नहीं था, ये कोई हिंदुस्तान का हमला नहीं था, कि ये कोई फोर्स मेजोर नहीं था जो इनके सर्कमस्टांसेस से बाहर था। जितनी नादानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है इस पैराग्राफ के अंदर, इसके बारे में अब सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। ठीक, अच्छा, बहरहाल एनीवे, so it may not be possible to meet the 90-day deadline stipulated by the Constitution. It is also the case that possibly on account of a misunderstanding of law, the Election Commission did not make itself available for consultation as required under Section 57 by 1 of the 2017. ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कमज़ोरी दिखाई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना मासूम था, इतना नादान था, इतना मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि उनको पता नहीं था कि उनको प्रेसिडेंट बुला रहा है मीटिंग करने के लिए। ये दोनों जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कमज़ोरी दिखाई है और बड़ी मदद की है हुकूमत की। अब आगे आ जाएं, जिसको हाईलाइट किया है गिलानी साहब ने। द इलेक्शन कमीशन इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड टू यूज़ इट्स utmost efforts to immediately propose, keeping in mind section 57 and 58 of the 2007 Act, इलेक्शन एक्ट की बात हो रही है, इलेक्शन एक्ट ऑफ पाकिस्तान, a date to the president that is compliant with the aforementioned deadline. यानी कहा तो ये जा रहा है कि 90 days के अंदर हो। If such a course is not available, then the election commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforementioned deadline. ठीक, अच्छा, अब इसके ऊपर पेंसोता साहब का इस्तदलाल ये है कि there is no problem in the first place, constitution is clear, मैं अगर इसके और is clear as anything, election date must be announced within 90 days. Barest minimum delay window is given purely to justify any delay that may occur on account of the election schedule that has to be announced. यहाँ पे मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। और वैसे तो ठीक है जो कुछ भी कह रहे हैं पंसोता साहब, मैं इसका एक सेकंड में ज़रा थोड़ा और अच्छा, अब जैसा मैंने आपको दिखाया ट्वीट के अंदर कि बैरिस्टर अहमद पंसोता को बड़ा एहतमाद है, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो बेरस मिनिमम डिले है ये बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता और ये चंद दिनों से ज़्यादा, मतलब वो समझ रहे हैं, नहीं हो सकता। और अब तक जो इलेक्शन कमीशन ने एक्रोबैटिक्स किए हैं पिछले 36 घंटों के अंदर, फौरी तौर पे जब फैसला आया उसमें लग यही रहा है कि बैरिस्टर अहमद पंसोता जो हैं वो शायद सही ही कह रहे हैं, उनका एनालिसिस शायद सही है। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो रिस्पेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जहाँ बैरिस्टर एतजाज़ एहसन हों या और बहुत से और इस तरह के वकला जो टेलीविज़न चैनल्स पे आए हैं, उन सब का जो टोन एंड टेनर और मूड है कि यहाँ पर PMLN के पास प्ले करने की कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। 3-4 की तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो बहुत स्टूपिड है। इवन डॉन ने भी मान लिया है, डॉन बहुत बड़ा हमायती है इस वक्त PMLN का, उन्होंने भी माना है कि ये नहीं हो सकता ऐसा कुछ। लेकिन इसमें कुछ और फिर जो एक्रोबैटिक्स अब तक की हैं, जो छलांगें लगाई हैं, फुर्तियाँ दिखाई हैं इलेक्शन कमीशन ने पिछले 36 घंटों में, 24 घंटों में, 28 घंटों में, उसको देख के भी ऐसा ही लगता है। उसमें एक तो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अंडर द लीडरशिप एंड सरकर्दी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग भी करेंगे, चूँकि उनको कहा गया है कि मीनिंगफुल मीटिंग करें। वो फेडरल गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस मिलेगी, उनको ख़त भी लिखेंगे, बहुत जल्दी इसकी तारीख का फैसला करेंगे। लेकिन तारीख उन्होंने कोई दी नहीं। ये तो उन्होंने पहले दिन किया। अगले दिन जो आज का दिन ख़त्म हुआ है, इस दिन में भी उन्होंने एक मीटिंग की, जिसमें उसके बाद एक खबर छोटी सी लगी हुई अखबारों में, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इज़ वर्किंग टू कम अप विद अ 54 डे स्केड्यूल फॉर द इलेक्शन। यानी अप्रैल के महीने के अंदर इलेक्शन करवाने के ऊपर वो गौर कर रहे हैं। और फिर ये भी खबर लगी है कि उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, एक मास्टर ट्रेनर क्रिएट कर रहे हैं, गालिबन 50 मास्टर ट्रेनर हैं, वो फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DROs, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ROs, और जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होता है AROs, उनकी ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम भी वो शुरू कर रहे हैं, जो एक हफ्ते के अंदर वो बड़ी क्लियरली सामने आ जाएगा। ये सारी खबरें इलेक्शन कमीशन के हवाले से लग रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ करने पे गौर कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन बीइंग इलेक्शन कमीशन जो है राजा सिकंदर सुल्तान साहब का, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है जो उस वक्त से हमारे सामने आना शुरू हुई जब डस्का में एक इलेक्शंस के अंदर इस इलेक्शन कमीशन ने बहुत फुर्ती दिखाई थी। मैंने उस वक्त अपने TV प्रोग्राम में भी कहा था कि फुर्ती इनकी थोड़ी सी बहुत, उस वक्त तो ऐसा लगता था कि बड़े ऑनेस्ट होकर फुर्तियाँ दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो ऑनेस्टी की फुर्ती थी, मुझे उसमें इनकी मुनाफिकत और डिसऑनेस्टी साफ साफ नज़र आ रही थी। क्योंकि पाकिस्तान में ना, अगर दफ्तर के अंदर एक काम बहुत तेज़ी से हो जाए, क्योंकि नॉर्मली लटक के होता है, तो अगर बहुत तेज़ी से हो तो फौरी तौर पे आपको शक होता है कि कोई इसमें ख़राबी हो रही है, ये शायद ऑनेस्टी और एफिशिएंसी नहीं है, ये डिसऑनेस्टी हो रही है। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला था। बहरहाल इलेक्शन कमीशन बीइंग इलेक्शन कमीशन एंड PMLN बीइंग PMLN,
मुझे शक है कि ये मामला इतना सीधा नहीं होगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अब जो चीज़ हम बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और जिसको हम बहुत से लोग इसका जिक्र करते हैं वो ये कि पीएमएलएन की कोशिश तो ये है कि कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हमें किसी तरह से निकल जाए हम इस सूरत हाल में से, इलेक्शन भी ना हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठ जाए, मार्शल आई आ जाए, हम जान छूटे हमारी किसी तरह से, और इलेक्शन ना हो और इमरान खान की गवर्नमेंट ना बन सके, एंड सो ऑन। तो कोशिश उनकी ज़रूरी है और कुछ ना कुछ उन्होंने करना है। एक मैं चीज़ आपको और बता दूं थोड़ा सा चीज़ों को मज़ीद पेचीदा करने के लिए, मुझे यहाँ वाशिंगटन के अंदर डिप्लोमेटिक सर्कल से ये पता चला है कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने इन इंटरेक्शन विद द रियल पावर्स ऑफ पाकिस्तान पोलाइटली बट फर्मली उनको ये इम्प्रेस अपॉन किया है कि अक्टूबर 2023 से इलेक्शन आगे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उनकी असेसमेंट ये है कि अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होगी और एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ेगी। इसके साथ ही आपने देखा है कि मुख्तलिफ लेवल पे नॉन ऑफिशियल लेवल्स में पीटीआई को और इमरान खान को एंगेज करने की जो एफर्ट्स हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा विजिबल तरीके से आपको नज़र आती हैं। अमेरिकन सिस्टम की डिमांड ये है कि इमरान खान कैटेगोरिकली तौर पे अपने आप को पिछली एक्विजिशन से डिस्टेंस करे और ये कि हम किसी भी पाकिस्तान में एक इलेक्शन के नतीजे में जो भी प्लेयर इमर्ज करेगा उसके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी स्टेटमेंट्स को ऑन द फेस ऑफ इट ट्रस्ट कर सकते हैं, वो कहते हमेशा यही हैं। इलेक्शन तो किस किस्म के होंगे ये देखने की बात है, लेकिन एक चीज़ है कि अमरीकी ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस को खुदारा मज़ीद डिले ना कीजिएगा बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं निकलेंगे। ये वो सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसके दरमियान में सोल्जर स्पीक्स मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का जो ट्वीट है, जो मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, जो खासा ख़तरनाक किस्म का ट्वीट है। स्क्रीन शेयरिंग अगर मैं इसकी करूँ यहाँ पे, तो दिस में डू द स्क्रीन शेयरिंग, I think that is the tweet. Sources claim that COS General Asim Munir has approved another assassination plan. This is a very strong and unusual kind of comment. The COS General Asim Munir has approved another assassination plan for Imran Khan. He might change DGI for optics, but DGC and his team, that is Faisal Nasir की बात कर रहे हैं और फ़हीम की बात कर रहे हैं, will continue. Brigadier Fahim. Asim Munir is under intense pressure to fulfill the promise he made for his illegal appointment as the army chief. ये बहुत ही strong statement है। I don't know इसको कैसे ISPR respond करता है या military headquarters से इसका क्या response आता है। यहाँ इसके नीचे एक अजीबोगरीब किस्म का भी मैंने एक देखी है ट्वीट में, वो आपको दिखाता हूँ, शायद इसके नीचे ही था। ये देखें, ये किसी ने, एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी ने ये ट्वीट किया है, ऑनलाइन शॉपिंग एंड डिलीवरी। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब इस किस्म की हालात जो हैं वो यानी डेवलप कर जाएं किसी रजीम के की ऑफिशल्स के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता हूँ। ये जो कुछ कह रहे हैं, आई डोंट नो, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीलॉग करूँगा चंद घंटों के अंदर। वाकई ही इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इतना रिस्की गैम्बल खेल सकती है? मेरा नहीं दिल मानता। ज़ाहिर है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के बड़े सोर्सेज रहे हैं, उन्होंने इंटेलिजेंस के साथ बहुत काम किया, अभी भी उनके बहुत रवाबत हैं, मेरे उस किस्म के रवाबत नहीं है। मैं तो उस तरह से ज़ाहिर, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी है और रिस्क ज़रूर है इमरान खान की। मैंने इसके वाले से एक पीस भी लिखा है। मुझे तो ज़्यादा ख़तरा PMLN की लीडरशिप की तरफ से नज़र आता है, लेकिन क्या करना चाहिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के हाई कमांड को, टू डिस्पेल दीज इंप्रेशंस एंड टू प्रोटेक्ट इमरान खान्स लाइफ, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, विच इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके हवाले से मैं एक वीलॉग करूँगा चंद घंटों में, सो वेट फॉर दैट वीलॉग। थैंक यू।